हाँ तो नमस्ते जी। आज का महामैराथन क्लास है जो कि सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न जितना सारा का सारा आज क्वेश्चन कराने वाले हैं नो, ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर भी या 4 नंबर में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि यही सवाल पूरा भी आई है। ऐसे ही कुल सवाल परीक्षा में आता है, तो आप इस ऐसे कुल क्वेश्चन को नोट करके आप पूरा कैसे भी करके याद, रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा। आज हमको आप लोगों को सारा याद करा देंगे, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। आज याद हम पूरा आप लोग को करा देना है। पूरा ध्यान लगाकर समझिए। 1 से 1.5 घंटा के वीडियो बनेगा, आप लोग ध्यान लगा के समझिएगा। रट्टा मारने का प्रयास मत करिए। हो सकता है जिसको सामाजिक विज्ञान में डर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं, नंबर कम आ जाएगा, तो उसके पास ही शेयर करें, क्योंकि 2 घंटा तक हमें बोलना है, 1 घंटा तक बोलना है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। 1.5 से 1 घंटा में वीडियो समाप्त कर देंगे। आप लोग शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत हम करते हैं और आप लोग से क्या मांगते हैं, कुछ नहीं। लाइक कर दीजिएगा, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतने ही हम लोग का मोटिवेशन है। तो चलिए अब क्वेश्चन और हम लोग बढ़ रहे हैं। और रट्टा मारने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा, पूरा हम समझाएंगे बारीकी से, आप लोग ध्यान से समझिए। और सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, लिखने का तरीका भी ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि इसके बाद अब सामाजिक विज्ञान का एक लघु उत्तरीय का क्लास नहीं होगा। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल का क्वेश्चन कह का रहा है, नागरिक तथा नगरीय जीवन में अंतर स्पष्ट करे। पहिल का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, नगर के जीवन क्या है बाबू लोग, और ग्रामीण जीवन का है, माने गांव के जीवन का है। ये जीवन के बारे में हमने के अंतर स्पष्ट करे के बा। गांव के लोग कैसे रहेलन, नगर के लोग कैसे रहेलन, एक बारे में हमने के में अंतर स्पष्ट करे के बा। तो सबसे पहले परीक्षा में लिखे के बेहतरी, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में अंतर। देखिए थोड़ा अंतर यहाँ पर आना चाहिए, ये वाला यहाँ पर अंतर निम्नलिखित है। ये हो गया परीक्षा में। ऐसे पहले सबसे पहले आप लिख दीजिएगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए क्वेश्चन समझिए ध्यान पूर्वक। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ग्रामीण की आबादी कम होती है बाबू लोग, गांव की आबादी क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर नगर की आबादी अधिक होती है। समझ गए, गांव की आबादी कम होती है, नगर की आबादी अधिक होती है। बिल्कुल बुझा गया, समझ में आ गया। दूसरा का देखिए, ग्रामीण ग्रामीण लोग में शिक्षा की कमी होती है। गांव के जो लोग हैं बाबू लोग, उन लोगों में शिक्षा की कमी होती है। कमी होती है नो। देखिए दूसरा का क्या हो रहा, नगर में शिक्षक लोग अधिक है। नगर के लोग शिक्षक लोग अधिक है, और गांव के लोग शिक्षक लोग कम है। गांव के लोग पेपर पढ़ने में कलन पढ़ते हैं, इसी तरह नगर के लोग धड़ धड़ पढ़ते हैं। तो गांव में शिक्षा की कमी है और नगर में शिक्षा की अधिक है। देखिए ग्रामीण लोग की कमाने की कृषि, खेती बाड़ी और पशुपालन है। गांव में आदमी ज्यादातर क्या करलन, खेती करलन, कृषि कर, खेती बाड़ी कर देलन। ओकरा बाद भई हुई रख लेलन, भई हुई लड़का खात रहसन, दूध बेचत रहसन। ये गांव के लोग सोचलन। गांव के लोग सोचलन खेती बाड़ी में और निर्भर रहलन और पशुपालन पे। बुझा गई क्लियर। गाय रख दियन, भई रख दियन, रोज उठावना होत रही, लड़को खुश तू खुश। अब देखो नगर की आबादी, नगर की आजीविका, आजीविका मान समझ लिए कमाने का स्रोत। आजीविका व्यापार और उद्योग है। क्या है बाबू लोग, नगर के लोग जस लड़का बड़ होता है तो नगर के लोग व्यापार में लगा देते हैं, यहाँ गांव के लोग काम लगाते हैं, भैंस चरावे में लगा देते हैं। जस नगर के लोग हम लोग लेखा होगा नु तब दुकानी पर बैठाएंगे, चलो भाई तुम व्यापार करो। और गांव के लोग ये नहीं सिखाएंगे, चलो एक दो भैंस किन दे रहे हैं और उसी से पढ़ते रहना और दूध बेचते रहना। यही है
नगर तथा ग्रामीण जीवन में। इस देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में। 2 नंबर में आएगा 3 से 2 लिखकर छोड़ दीजिएगा, और जब 4 नंबर में आएगा तो इसे 5 से 6 लिखना है। बताइए नहीं हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, तो चलिए मिलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आ गए हम लोग दूसरी क्वेश्चन में। दूसरी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। एक बात और, क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके इसे शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन VVI, जितना सवाल है VVI, आप लोग इस क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है वन विनाश के 2 कारण लिखे। देखिए बाबू बोल रहा है वन विनाश के 2 कारण लिखे, लेकिन परीक्षा में तो अधिक भी आ सकता है, क्योंकि ये 2 नंबर के भी लिए है और 4 नंबर के भी लिए है, 4 से 5 नंबर के लिए भी है। तो बताइए क्या 2 नंबर में भी आएगा तो लिख सकते हैं, और 4 नंबर में भी आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। क्वेश्चन कहता क्या है, देखिए सबसे पहले आप लोग इस तरह लिखिएगा, वन विनाश के 2 कारण निम्न हैं, लेकिन हम 3 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि परीक्षा में अधिक भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। निम्न है हो गया, 1 नंबर डालकर लिख दिए हैं। जनसंख्या के अधिक बढ़ने से लोग घर मकान बनाने के लिए कटाई हो रही है। मान लीजिए बाबू जनसंख्या बढ़ेगा, तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो वो कहाँ रहेगा? एक घर में मान लीजिए घर में है और उसमें जनसंख्या बहुत हो गया है और रहने का कोई जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा? अलग कहीं पर व्यवस्था करेगा। और अलग करेगा कहाँ? पेड़ वही काटेगा, पेड़ वही काट कर तब न अपनी घर वही बनाएगा। तो पहल का बुझा गया, जनसंख्या अधिक बढ़ेगा तो आप लोग पेड़ की कटाई होगी। पेड़ की, क्योंकि घर मकान दलान भी बनाएंगे कहाँ पर? आसमान में नहीं न बनाएंगे। तो इसीलिए पेड़ की कटाई हो रही है। पेड़ माने वन की कटाई हो रही है। बागान काटा जा रही है घर बनाने के लिए। उद्योग फैक्ट्री वही लगाने के लिए पेड़ वही काटा जा रहा है। तो ये सब लिखना है उसी में। ईंधन के लिए वन की कटाई। गांव के लोग ज्यादातर ये गलतियां करते हैं। गैस तो भरवाएंगे नहीं, देखिए क्या करते हैं, पैसा तो लगाएंगे नहीं, पैसा गैस भरवाएंगे नहीं, क्या करेंगे? खूब बढ़िया से छावरी जो जहाँ से नली हुई पर पानी जाता है नू, नहर नली पर पेड़ जमा रहता है नू, सबसे पहले जाएंगे वहाँ पर, जाएंगे उधर घूमने वही के लिए, और ले रहेंगे टांगी और काट देंगे। काट कर पहले लाएंगे नहीं, काट कर पहले सुखवाएंगे, वहीं पर छोड़ देंगे, काट कर आधा छोड़ देंगे, तब इंतजार करने दे। बस अब सुखा गया नू, बस अब अपना घर लाएंगे राती के लिए। राती में लाएंगे, दिन में कोई देख लेगा तो केस हो जाएगा। तो इसीलिए गांव के लोग क्या करते हैं, वो छावर पे जो पेड़ है ना उसे पहले काट कर सुखवाते हैं, तब तो अपनी घर तक लाते हैं। तो वन खाना बनाने के लिए तब न घर पर आएगा, तब आग चूल्हा में लगाएंगे, तब भोजन बनेगा, तब खाएंगे। लेकिन पैसा नहीं लगाएंगे। तो पैसा नहीं लगाएंगे तो एक तरफ पैसा नहीं लगाइएगा तो एक तरफ लगाना पड़ेगा हेल्थ में। जैसे आप पेड़ काट दे रहे हैं तो आपका शरीर, अभी तो खाना मिल रहा है, बाद में आपका शरीर बिगड़ जाएगी, हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी। एक तरफ ना एक तरफ पैसा लगाना पड़ेगा। तो ईंधन के लिए कटाई हो रहा है, गांव में अक्सर देखने का मिलता है। व्यापार करने के लिए वन की कटाई। व्यापार, आजकल पेड़ को भी कटाई हो रही है। मान लीजिए जिसके घर में ब्याह शादी लगा है, एक बीघा में पेड़े हैं, तो क्या करेगा? अपनी ब्याह शादी कर्जा नहीं न मांगेगा, पेड़ कटवा देगा, पेड़ कटवा कर अब ब्याह शादी कर देगा। वहीं से चौकी पलंग मकान वही बनाने में ये काम करता है वन। पेड़ वही के चौकी वही के बना देते हैं, पेड़ वही काट कर चौकी वही भी बन जाती है। तो बताइए दूसरी क्वेश्चन कैसी लगी? दूसरी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 2 नंबर में भी आएगा, अभी 4 नंबर में। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि आपका माइंड में सीधे घुस जाए। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन है,
और रट्टा मत मारिएगा, न तो कितना आप रट्टा मार सकते हैं। भले इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बार बार देखिएगा। तो चलिए इसे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब आ गए हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। आखिर तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछने वाला परीक्षा में 2023 तक में ये परीक्षा में पूछा है सवाल, सबसे ज्यादा बार रिपीट करने वाला परीक्षा 2 नंबर के लिए अभी तक 2 नंबर के लिए आया है। इसे 4 नंबर में भी आने का संभावना है, क्योंकि हम देखते हैं नु जो पहले 2 नंबर में आया है नु अब 4 नंबर में भी आ जा रहा है। तो सबसे बार आने वाला इस साल परीक्षा ये क्वेश्चन है, सबसे बार परीक्षा में आया है। तो चलिए आया है, इसे देखते हैं, इसे समझते हैं, इसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान पूर्वक आप लोग समझिए और मन करे तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक दुबेरा मत करिए, एक खाली नीला कर दीजिएगा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बार पूछने वाला सवाल है ये। हो चीन मीन का संक्षिप्त में परिचय दे। हो चीन मीन के काम में देना है बाबू लोग, संक्षिप्त में परिचय देना है। तो आइए इसे हम लोग संक्षिप्त में परिचय देते हैं। आखिर ये भाई कौन थे, क्यों बार बार क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले उत्तर आप लोग इस तरह लिख दीजिएगा वहां पर देखकर। चलिए ये इतना तो आप लोग हम कब से सिखा रहे हैं। हो चीन मिन एक क्रांतिकारी नेता था। कैसा नेता था बाबू लोग, क्रांतिकारी नेता था। हो चीन मिन एक कैसा नेता था, क्रांतिकारी नेता था। कौन था, हो चीन मिन। एक नंबर में आएगा हो चीन मिन कौन था, क्रांतिकारी नेता था। बस तो मार देना है यही। उन्होंने अपनी संघर्षशीलता से वियतनाम को झकझोर कर स्वतंत्र की भूख को जगाया। अपनी संघर्षशीलता से वियतनाम में स्वतंत्र मान जानते हैं नु, साफ मुक्त, क्योंकि स्वतंत्र भी गुलाम था। तो उसे अपनी संघर्षशीलता से इसने अपनी स्वतंत्र की भूख जगाया था। किस देश में, वियतनाम में जगाया और संघर्ष के पथ पर लाया। बाबू लोग यही था नु, ये संघर्ष के पथ पर लाया। यही आदमी जो थे वियतनाम को स्वतंत्र के भूख जगाया ना। भाई अब कब तक तुम गुलाम रहोगे, आजाद हो। तो यही हो चीन मिन था। तब देखिए वियतनाम के राष्ट्र के निर्वाचक भी बनाया गया अंत में। तो बताइए तीसरा क्वेश्चन अभी तक की समझ में आया कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन सबसे पूछने वाला ज्यादा बार है। 3 ठो अभी तक क्वेश्चन हो गया है, अब बढ़ेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। हाँ तो चलिए आ गए हैं हम लोग चौथा और पांचवा क्वेश्चन को लेकर दामदार अंदाज में। आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, कहीं पर नोट कर लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार इस वीडियो को देखिए, लेकिन जरूर देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। पहल का क्वेश्चन 2 नंबर 4 नंबर भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेरे पास ब्लैक खत्म हो गया है, इसीलिए ब्लू से पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार दिए हैं। पहल का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के बारे में लिखते हैं। आखिर अनुच्छेद 19 कहता क्या है, तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। अनुच्छेद 19 का आखिर कहता क्या है, अनुच्छेद 19 आइए लिखते हैं इसके बारे में। रट्टा बिल्कुल मत मारिएगा, रट्टा मारेंगे बाबू लोग याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन चाहे कितना भी क्वेश्चन हम करा ले, रट्टा मारने का सोचिएगा याद नहीं होगा। हम अभी तक भाई रट्टा नहीं मारे हैं, अभी तक नहीं मारे हैं और ना मारेंगे। तो चलिए रट्टा मत मारिए, समझिए। अनुच्छेद 19 में
स्वतंत्रता की अधिकार दर्शाया गया है अनुच्छेद 19 में। किस में बाबू लोग? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता की अधिकार दर्शाया गया है। आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें क्या समझाया गया है? स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हैं। सबसे पहले का हो गया, इसके अनुसार भारतवासियों देश भर में कहीं भी बस सकते हैं। आप देश भर में कहीं भी बस सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा का तंत्र था। क्या था बाबू लोग? राजा का तंत्र था। अब ये राजतंत्र नहीं है। थी पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र आ गया है। पहले राजतंत्र में क्या था? राजा का बात माना जाएगा। राजा जहाँ पर कहेगा, जहाँ पर रहना पड़ेगा, जहाँ पर कहेगा सुतना पड़ेगा, कहेगा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। जैसे अक्सर आप लोग फिल्म में देखते होंगे, गुंडा जी कहते हैं इसे कोई नहीं खाना देगा, तो जाती है दुकाने पर, आई भाई थोड़ा राशन दे दीजिए, आज भर काल पैसा दे देंगे। तो कहता है दुकानी वाला, ना ना राजा साहब माना किए हैं, हम नहीं देंगे। के देगा भाई अपना लड़का भी मरवाने के लिए? पहले राजतंत्र था। लेकिन ये देश आज़ाद होने के बाद अनुच्छेद 19 में कहा गया है नहीं, स्वतंत्रता हो। आप यहाँ तनसाई, आप किसी और राज्य में रह सकते हैं, किसी और राज्य में रह सकते हैं। हो गया, समझ में आ गया? आप किसी भी देश में, किसी भी भारतवर्ष देश भर में किसी भी स्थान पर रह सकते हैं। मन कर रहा नहीं भाई भारत नहीं रहेंगे, चलो सॉरी भारत में बिहार नहीं रहेंगे, चलते हैं झारखंड। ऐसा ही नु एम एस धोनी का पहले भारत का बिहार का था, लेकिन जगह छोड़कर कहाँ चल गया? झारखंड। झारखंड की रांची गया था। विराट कोहली बिहार का था, चल गया गुजरात। तो यहाँ के लोग बस जा रहे हैं वहाँ पर जा जाकर। तो यही भी हो सकता है। और आप व्यापार भी कर सकते हैं, और वहाँ पर जाइएगा तो आप लोगों को कुछ रहना चाहिए ना खाने पीने के लिए। व्यापार भी वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा और किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आजकल मुस्लिम में ज़्यादा ये सब हो रहा है। मुस्लिम लोग हिंदू धर्म भी अपना रहे हैं, और हिंदू लोग बौद्ध धर्म मैंने बुद्धिज्म भी अपना रहे हैं। आजकल धर्म भी बदल दे रहे हैं, क्योंकि भाई भारतीय धर्म हमको अच्छा नहीं लगा, हम छोड़ दिए। भारतीय धर्म में ये सब बहुत कल्चर खराब है, इसीलिए हम छोड़ दिए। मुस्लिम धर्म खराब है, इसलिए हम छोड़ दिए। मुस्लिम धर्म में लड़कियों लोग का एक 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 साथ चार चार ब्याह करना चाहिए। मर्द लोग, मुस्लिम लोग में नियम है नु, एक मर्द 4 ठो नियम करे ब्याह करेगा। तो ये तो इसीलिए कितना मुस्लिम लोग ये थी, मुस्लिम औरत भी बदल गई है। हिंदू हिंदू थी, हिंदू धर्म भी अपना रही है, हिंदू भी बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। सब लोग, माने आपका मन है धर्म अपना लीजिए। पहले ऐसे नहीं था, पहले आप धर्म नहीं अपना सकते हैं। हिंदू धर्म में पैदा हो गए हैं तो होना ही रहेगा निश्चित तौर पे, ना तो गाँव के लोग तू में करते हैं। तो चलिए, ये हो गया हम लोगों का चौथा क्वेश्चन। देखिए हम रट्टा मारे, आएगा भारतीय अनुच्छेद 19 को दर्शाइए। तो भारतीय अनुच्छेद में यह हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और हम कहीं पर भी बस सकते हैं, और हम किसी भी धर्म को भी मान सकते हैं। यही तो दिया है अनुच्छेद 19 में। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। ये 4 से 5 नंबर में कभी नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो ये 3 नंबर में आएगा। पूछो कैसे? 1 नंबर में आएगा 2 नंबर में आएगा लिखने के लिए, और 1 नंबर में आएगा पूछेगा कोयला सबसे अच्छा कौन है, तो आप लोग ऐसे बता दीजिएगा। तो देखिए आएगा कोयला के चारों नामों को लिखे। क्या करना है बाबू लोग? कोयला के चारों नामों को लिखे 1 नंबर में। देखिए इस तरह निम्न दे देना है। एक तरह एंथ्रासाइट, बीटामुनियन, लिंगनाइट, पीट, ये सभी कोयला का नाम है। तो ये बताइए आप लोगों को चौथा और पांचवा क्वेश्चन कैसा लगा? अभी तक आप आई होप रटे हैं नहीं, आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन याद है।
तो चलिए बढ़ते हैं 6वां और 7वां क्वेश्चन की ओर, चाहे 6वां क्वेश्चन की ओर। नमस्ते जी, अब आ गए हैं हम लोग 6वां और 7वां क्वेश्चन। ये सभी का सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 1 से लेकर 5 तक अभी तक हो चुका है। अब बढ़ेंगे 6वां और 7वां। ये सभी क्वेश्चन ध्यान पूर्वक 2 नंबर में भी आएगा और 4 नंबर में भी आएगा। तो चलिए आइए इसे हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहले का 6 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं बारीकी से, ध्यान पूर्वक आप लोग इसे कहीं पर नोट कर लीजिए। तो आइए 6वां देखते हैं। व्यापार कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर करें। क्या करना है बाबू लोग? व्यापार कृषि और निर्वाह कृषि में हम लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। समझ जाइए, व्यापार कृषि पहले किसे कहते हैं और निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। जब आप समझ जाएंगे तो लिखने आप जान जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक तरफ लिखना है व्यापार कृषि और निर्वाह कृषि में निम्न अंतर है। क्या लिखना है बाबू लोग? व्यापार कृषि और निर्वाह कृषि में निम्न अंतर है। जब भी दो चीज का आ जाए तो इसमें अंतर स्पष्ट कर देना है। एक तरफ देखिए व्यापार कृषि स्टार मार्कर, एक तरफ निर्वाह कृषि हम लिख दिए। अब देखिए व्यापार कृषि कहते हैं, व्यापार कृषि में खेत छोटे छोटे होते हैं। अब लोग व्यापार कृषि में खेत छोटे छोटे होते हैं, क्यों होते हैं समझिए। मान लीजिए इतना खेत है, इतना खेत है, इसमें मूली बोया जाएगा, इसमें प्याज, लहसुन, गाजर, सलगम, मैंने इस चीज में बेचना है। मतलब व्यापार कृषि में नु क्या करना है, ले जाकर बेचना है। समझ गए? इस छोटी मोटी खेत में पूरा चीज बो देना है और पूरा चीज ले जाकर बाजार में बेचना। इतना क्लियर हुआ। निर्वाह कृषि में खेत की आकार बड़े बड़ी होती है। इतना खेत है नु तो इसमें पूरा धान बोआ जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा धान बोआ जाएगा, ना तो गेहूं बोआ जाएगा। क्यों? इसमें खाने के लिए, अपनी खाने पीने के लिए निर्वाह कृषि की जाती है और व्यापार कृषि बेचने के लिए की जाती है। अब देखिए व्यापार कृषि में प्राचीनतम तकनीक, व्यापार कृषि में पहले के तकनीक लगाई जाती है। पहले जो तकनीक था नु वो तकनीक लगाई जाती है। लेकिन निर्वाह कृषि में आधुनिक तकनीक, अभी जो तकनीक है वो तकनीक लगाया जाता है। तो आप बताइए व्यापार कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट समझ गए? तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे 7वां क्वेश्चन की ओर। और 7वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि 4 नंबर ना तो 2 नंबर, 4 नंबर में आएगा तो 2 नंबर के लिखिएगा, और 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर में आएगा तो 5 गो लिखिएगा, और जब 2 नंबर में आएगा तो 2 से 3 गो, ना तो 5 से अधिक भी लिख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जिला परिषद के कार्य लिखे के बाद किसका लिखे के बाद बाबू लोग? जिला परिषद के कार्य माने काम, कामन कामन चीज बा उहे एमे हमनी के लिखे के बा। तो अब कहानी के हमनी के देखल जाओ कैसे लिखे के बा। जिला परिषद के काम कौन कौन बा ई देख लेवल जाओ। 2 नंबर में आई तो 3 गो, और 4 नंबर में आई तो 5 से 7 गो लिख के छोड़ देगा, लेकिन 5 गो ले कम ना। देखो जिला परिषद के कार्य निम्न है, जिला परिषद के कार्य निम्न है। एक नंबर में डाले हैं समाज कल्याण। क्या करना है बाबू लोग? समाज कल्याण, समाज का कल्याण करना, समाज में जो भी कमी है वो पूरा करना, समाज कल्याण। 2 नंबर में शिक्षा की कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य, शिक्षा से क्या करना है? इसमें संबंधित कार्य करना है। ये किसका काम है? जिला परिषद का। स्वास्थ्य एवं परिवार का कल्याण करना, जो स्वास्थ्य, मान लीजिए इस गांव में पेड़ उई नहीं है तो इस गांव में जिला परिषद के काम है पेड़ उई लगाना, यही जिला परिषद का काम है। और यदि आपका परिवार कल्याण नहीं है तो वहाँ पर जाकर अपनी मांग करना, हाँ जी इतना पैसा नहीं, आप कुछ हमें हेल्प कर दीजिए, तो हेल्प अवश्य करेंगे जिला परिषद जी। और
शिक्षा से संबंधित कार्य, ये शिक्षा से संबंधित कार्य भी आप लोगों को करेंगे। देखिए रास्ता मत मारिए, ना तो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, रास्ता मारिएगा समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए रास्ता मारने का बिल्कुल प्रयास नहीं करें, चुटकियों में समझिए, हम आप लोगों को पूरा समझाएंगे। तो देखिए आएगा जिला परिषद के कार्य लिखना, तो समझिए क्या होता है। सामाजिक कल्याण 1 नंबर में, 2 नंबर में शिक्षा से कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य 3 नंबर में आ जाएगा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार का कल्याण। तो ये हो गया हम लोगों का 7वां और 6वां और 7वां क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग 7वां और 8वां और 9वां क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मिलते हैं 9वां और 8वां क्वेश्चन की ओर। हाँ तो हम आ गए हैं 8वां और 9वां क्वेश्चन। 8वां सबसे इम्पोर्टेंट है, 8वां वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 9वां थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन 8वां इम्पोर्टेंट है। तो 8वां क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। तो चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भाई साहब, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 9वां थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन 8वां वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो 8वां जरूर देखिएगा। तो आइए इसे देखते हैं। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान होता है? प्रगति माने विकास। राष्ट्र की जब विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, इसके बारे में समझना है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। राष्ट्र जो है ना बाबू, राष्ट्र की प्रगति में माने राष्ट्र की विकास जैसे हो रहा है ना, उसमें महिलाओं का क्या योगदान है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, डिटेल में पूरी जानकारी लेते हैं। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का काफी भूमिका रही है, महिलाओं का काफी भूमिका रही है। भारतीय आंदोलन से लेकर आज तक महिलाओं भी राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं नहीं होगी, पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। पहले देखिए काफी भूमिका रही है। भारतीय आंदोलन से लेकर, भारतीय पहले से लेकर, मैंने पहले अंग्रेजों के भगाने में जो आंदोलन हुआ था नु, तो आंदोलन से लेकर आज तक पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। मैंने जितना पुरुष विकास किया है, इतना महिलाओं भी विकास किया है। देखिए पहले झांसी की रानी भी लड़ी, तो गंगाधर तिलक भी लड़े, पहले भगत सिंह, गांधी जी, मैंने महिलाओं भी लड़ी थी राष्ट्र की आजाद करने में। तो इनका भी योगदान हुआ नु राष्ट्र की प्रगति करने में। अब देखिए खेती बाड़ी से लेकर सरकारी कार्य के लेकर इत्यादि काम कर रही है, सरकारी भी काम कर रही है। अब बताइए महिलाओं IAS वाईएएस नहीं बनती है, पायलट वही नहीं, पायलट जो जहाज उड़ाती है महिलाओं भी उड़ाती है, पुरुषों भी उड़ाता है, पुरुष भी IAS बनता है, महिलाओं भी IAS बनती है, पुरुष भी प्रधानमंत्री बनता है तो महिलाओं भी प्रधानमंत्री बनता है। तो मैंने जितना पुरुष काम किया है राष्ट्र के विकास करने में, इतना महिलाओं भी काम किए हैं राष्ट्र के विकास करने में। तो यही था हम लोगों को 8वां क्वेश्चन। 2 नंबर में आएगा या अन्यथा 4 नंबर में इसका ज़्यादा संभावना है। तो 4 नंबर में ये इसका आने का संभावना है। तो आप लोग इसे ध्यान से एक बार रिपीट करते हैं बिना बोर्ड पर देखते हुए। हमको याद हो गया, हमको, तो आपको नहीं याद हो गया, बे समझ ले, हमको याद हो गया। तो आइए समझते हैं। आएगा राष्ट्रीय की प्रतियोगिता में, राष्ट्र की प्रतियोगिता में महिलाओं का क्या योगदान है। तो इसे आइए समझते हैं। राष्ट्र की प्रतियोगिता में महिलाओं का काफी भूमिका रहा है। महिलाओं पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। आज तक आज पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। खेती बाड़ी से लेकर सरकारी काम भी और महिलाओं भी कर रही है।
तो यही था हम लोगों को 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बताइए 8वां क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए, तो परीक्षा में आप लिख देंगे? तो चलिए लिख दीजिएगा। तो आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? इसे आइए हम लोग समझते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसा दल है जिसका अस्तित्व पूरे देश भर में होता है, जिसका पूरे अस्तित्व पूरा देश भर में होता है। जैसे बीजेपी हो गई, ये राष्ट्रीय दल बन गई। अब कांग्रेस हो गई, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इन ऐसे ही दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। इनका सत्र राज्य सत्रों पर भी होता है। थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट नहीं करिएगा चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन 8वां VVI है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 9वां और 10वां क्वेश्चन की ओर। 9वां और 10वां क्वेश्चन की ओर। ये 10वां और 11वां क्वेश्चन। 10वां थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन 11वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज अधिक क्वेश्चन हो गया है, तो इसीलिए अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन रहा है। तो ये 10वां थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन 11वां ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 11वां क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले 10वां समझ लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या है? खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? इसमें क्या करना है बाबू? अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए इसमें अंतर हम लोग स्पष्ट करने हैं। 1 नंबर में देखिए, सबसे पहले हम बांगर मिट्टी लिख दिए हैं। 1 नंबर में यहाँ पर 1 नंबर में लिख दिए हैं बांगर मिट्टी। समझते हैं बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? और सॉरी, खादर मिट्टी 1 नंबर में लिख दिए हैं और 2 नंबर में है बांगर मिट्टी। तो समझते हैं खादर मिट्टी किसे कहते हैं। आइए, नदियों के बाढ़ के मैदानी की नमी बारीकी कोणों वाला। नदियों को जो बाढ़ में बारीकी कोणों वाला नहीं लगता है, कोण जिसे हिट हिट टाइप के छोटे छोटे होता है, जिसे कहते हैं बालुई, जिसे बालुई मिट्टी कहते हैं। छोटे छोटे होता है नदियों के तल में, उस पर कबड्डी भी खेला जाता है। जिधर ज़्यादा बाढ़ हुई आता है न, उधर ये मिट्टी होती है अधिक। तो समझ गए, नदियों के कोणों वाले मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। जिधर बाढ़ हुई आता है न, चाहे अपनी देखिए जहाँ पर बोरिंग का धार गिरता है न, तो वहाँ पर देखिएगा एक आड़ा लेखा मिट्टी आता है, वही है खादर मिट्टी। तो आइए अब समझते हैं बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? बांगर मिट्टी 2 नंबर में दिया है। बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? बांगर मिट्टी वो तो हम लोग का पता चल गया। नदियों के जो पानी आता है ये होता है ना बालू जैसा, वही होता है बांगर खादर मिट्टी। अब आइए नदियों के जमा की गई पुरातन कापी मिट्टी को ही बांगर मिट्टी कहते हैं। नदियाँ जो देखिए जहाँ पानी बहता है उधर एक धार बहता है, तो उसी मिट्टी को देखते होंगे एक माटी होगी, उसी मिट्टी को ही हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। तो अब चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आखिर कहता क्या है? 11 नंबर इम्पोर्टेंट, ध्यान से VVI इस साल के लिए ये क्वेश्चन VVI, इसे बारीकी से नोट करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 11 रूसी क्रांति के 2 कारणों को लिखे। रूस में 2 क्रांति हुई न, वो 2 कारणों को लिखे। यदि आ जाएगा 4 नंबर में तो इसे 5 से 4 लिखिएगा। अगर आ जाएगा 2 नंबर में लिखने का तो इसे 2 गो लिखिएगा 2 नंबर में। अब 5 नंबर में आएगा तो इसे आयरो लगा कर लिखना है। एक
एक नंबर में इस तरह दे दे कर लिखना है। यदि आ जाएगा इस तरह दे देकर लिखना है। 4 से 5 नंबर में आएगा तब, अगर 2 नंबर में आएगा तो इस तरह 2 गो देना है। तो आइए समझते हैं दोनों कौन कौन है। रूसी क्रांति के 2 कारण कौन कौन है। देखिए, जार की निरंकुश शासन। जार का जो शासक था न, वो निरंकुश था। वो स्वयं का अपने को राजा समझता था। मान लीजिए राजा है, वो अपने आप को अब राजा समझता था। कौन? जार के निरंकुश शासन। देखिए क्या शासन था। जार का निरंकुश शासक अफसरशाही था। वहाँ का वो समझता था अफसर हैं हम। कौन? जार। जहाँ वहाँ रूस के राजा था, वो का था जार का अफसर समझता था, जो जनता के समस्या को कोई सुझाव नहीं रखता था। जो ये था न, जनता का समस्या का कोई सुझाव नहीं। जनता क्या कर रही है, क्या कह रही है, कोई मतलब नहीं। खाली अपने आप को वो अफसर समझता था, और जनता का कोई भी समस्या था न, उसे वो नहीं समझता था। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, मजदूरों की दयनीय स्थिति। जार के शासन में मजदूरों की राजनीतिक अधिकार नहीं था। मजदूरों की राजनीतिक अधिकार कोई नहीं था। मजदूर को कोई उस मान्यता नहीं था। मान लीजिए आज बुलाए हैं 8 घंटा काम करने के लिए, और 10 घंटा करा देंगे, तो इसमें कोई नहीं रोक छेक है। अब मजदूर जाएगा तो कंप्लेन करेगा कहाँ। तो 8 घंटा हम लोग को मजदूरी कराया है, 8 घंटा के लिए बुलाया और 10 घंटा मजदूरी कराया है। यही मजदूरों के कोई शासन नहीं था। मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं था। बुलाता था ये 8 घंटा के लिए काम करिए, 10 घंटा कराता था। 10 घंटा का पैसा नहीं देता था, 8 घंटा के देता भी नहीं था, भगा देता था। तो अब बताइए ये मजदूरों लोग कंप्लेन करे कहाँ जाए? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में इन लोगों को कोई मान्यता भी नहीं मिलता था। तो इसीलिए मजदूर जहाँ जिस देश में मजदूर खुश, वो देश स्वतंत्र और विकासशील होगा। जिस घर में मजदूरों की मान मर्यादा होगा, वो समझिए घर भी विकास करेगा। और मजदूर को विकास, अब जो मजदूर आया है, नौकर आया है, उसका मान्यता नहीं करेंगे तो वो काम भी ढंग से नहीं करेगा। उनका भी सम्मान करिएगा तो वो भी करेगा काम। तो यही था 11वां और 10वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 12वां और 13वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन कैसा है, 13वां क्वेश्चन। लेकिन 11 नंबर इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आ गए हैं 12 और 13 और 14। तीनों तीनों के तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक के लिए हम लिख दिए 12, 13, 14 एक के साथ हमने लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि आप इसे एक एक पाना पर लिखिएगा। एक पाना पर क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान जी वाला पेज पर रहेगा। तो ये परीक्षा के दिन हम लोग इसे देख कर जाएंगे। भगवान जी वाला शुरू वाला पेज पर रहेगा, तो ये सबसे पहले ध्यान आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 नंबर में, पहल का 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में इस साल फिक्स है 2 नंबर में आएगा, और ना तो 4 नंबर में। 4 नंबर में एगो और है जो ये सब क्वेश्चन आने के लिए रेडी हो रहा है। अब परीक्षा में सीधे ही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। बिहार की बाढ़ की स्थिति का वर्णन कर। सबसे पहले बिहार बोर्ड की परीक्षा हो रहा है, तो बिहार का ज़्यादातर क्वेश्चन आने का संभावना है। ये क्वेश्चन क्यों आएगा? क्योंकि हर बच्चा जान जाए तो आखिर बिहार में बेरोजगारी क्यों है, बिहार इतना पिछड़ापन का कारण क्या है, इसे जानकर उस पर समस्या का हल निचोड़कर इसे हल दूर करते हैं। तो पहल का बिहार की बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार की एक और, बिहार की बाढ़ कौन लाती है? कोसी नदी। कोसी नदी जिस 1 नंबरिया में आएगा। बिहार की बाढ़ कौन लाती है? कैसे कैसे टिकमरिया है, लेकिन एक कोसी नदी जो है वही बाढ़ लाती है। तो आइए इसे देखते हैं। बिहार राज्य के उत्तरी भाग में एक गिरमिटिया मजदूर किधर, यहीं से इस तरह टिकमरिया याद करना चाहिए, इस तरह पढ़ना चाहिए। तो इस देखिए सबसे पहले बिहार के उत्तरी क्षेत्र में करने, शायद हमें कुछ भुला रहे हैं,
लेकिन कोसी नदी बाढ़ लाती है। देखिए बाढ़ क्यों आता है, इसका कारण मुख्य जानिए। बिहार के उत्तरी भाग पर बाढ़ की समस्या अधिक होती है। बिहार के उत्तरी भाग पर बाढ़ की समस्या अधिक होती है। हम लोग का मेन बिहार का पिछड़ापन के कारण क्या है, उत्तरी भाग है, उधर बाढ़ आ जाता है। मान लीजिए 3 हिस्सा है और 2 हिस्सा 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा में 2 हिस्सा पर बाढ़ आ गया, ऐसे 4 हिस्सा में 3 हिस्सा पर बाढ़ आ गया, ऐसे ठीक है। एक हिस्सा पर बाढ़ आ गया तो कहाँ से विकास करेगा। सभी राज्य में क्या है, एको भी हिस्सा पर भाग नहीं आता है, तो उसे ही तो हम ही संभालेंगे। तो इसीलिए हमें पिछड़ापन सहना पड़ता है। समस्या अधिक होता है, अधिक वर्षा होने से नदियों में पानी भर जाता है। सबसे पहले क्या होता है, नदियों में पानी अधिक भर जाता है। तो जब नदी में पानी अधिक भर जी तो बाढ़ आ जी, तो बाढ़ आ जी तो उन्हें उत्तरी क्षेत्र में क्या होला, बाढ़ आ जाला, तो बोले हमनी के समस्या बहुत कठिन हो जाला। ऐसे होने के प्रति व्यक्ति आय बहुत कम बा, तो हमनी के तो एगो ने उत्तर के भाग तो पहले ही खराब हो गए, तो कहाँ से ओकरा के हमनी के झेल पावल जी। तो यही से एगो और एगो कारण पिछड़ापन के यही कारण बा। तो एगो 12 लेकिन हई और हई दमदार बा। दमदार ऐसे का बा, हैया जी अर्थशास्त्र में, हैया जी इतिहास में आ जाए। तो अब हई जानल बहुत जरूरी बा। पहल का क्वेश्चन 13 भी इम्पोर्टेंट बा। लोकतंत्र जनता के और जनता के लिए शासन है। 1 नंबर में पूछेगा लोकतंत्र, ऐसे याद करिएगा तब समझ में। लोकतंत्र जनता के और जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था, तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था, इस तरह देखिए। सबसे पहले हमको टिकमरिया याद हो गया। क्वेश्चन बड़ा बनाने का तरीका, लोकतंत्र जनता के और जनता के द्वारा शासन है, यह किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो पहले यहाँ तक आ जाएगा वही, तब हम लिख देंगे। तो इसीलिए सोचे हम चलो मुँह ले बता देंगे, ये बता देंगे इस तरह। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र जनता के और जनता के लिए शासन कैसे है। लोकतंत्र में जनता का शासन, लोकतंत्र में जनता का ही पूरा शक्ति होता है। लोकतंत्र में क्या होता है बाबू लोग, जनता के ही पूरा शक्ति होता है। इसमें जनता जो मन चाहेगी, जो एक नहीं जानता, पूरा जनता जो चाहेगी वो कर सकती है, पूरी शक्तियाँ है। इसीलिए लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन है। जनता जो चाहेगी वो कर सकती है, इसीलिए इसे अब्राहम लिंकन ने कहा है लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। मान लीजिए एक मोदी है, मोदी चाहेगा, मोदी जी चाहेंगे जो थोड़ी हो जाएगा। हम लोग चाहेंगे, मोदी जी किसे लगवाए हैं, जनता के किसी माँ बाप के लड़का का लगवाया है। मोदी जी अकेले क्या कर लेंगे, मोदी जी अपनी अकेले गोली चलाएंगे। जब पूरा लोग अपनी लड़का को बुलाएगा, कहेगा आओ तुम्हारा काम नहीं है बॉर्डर पर, घर पर आओ, तो घर पर सभी लोग आ जाएगा, तो मोदी जी के रक्षा कौन करेगा, कोई नहीं। बुलाना पड़ेगा विदेश ले, तो हम लोग पूरा भारतीय मिलकर विदेशी को भगा देंगे। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा लोकतंत्र और जनता के लिए जनता का शासन है। ये हो गया हम लोगों का 13 नंबर समाप्त। क्या हो गया, 13 नंबर समाप्त। अब आ जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा है, तगड़ा क्वेश्चन है। इसे हम VVI देते हैं, क्योंकि ये पहली बार इतना 14 क्वेश्चन में इतना एक पहली बार VVI गिरा है। इसे कहीं पर भगवान जी के पाना पर नोट करना है। अब देखिए उस वीडियो पढ़ाए थे तो इसे कहे थे VVI नोट कर लीजिए। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, आइए इसे जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय आखिर निकलता कैसे है, सब लोग पूछता है प्रति व्यक्ति आय निकलता है कैसे, प्रति व्यक्ति आय निकलता है कैसे। राष्ट्रीय आय से देश की कुल संख्या, राष्ट्र में कितना पैसा बा, मान लो राष्ट्र में जितना पैसा बा हतना बा,
राष्ट्र में जितना पैसा होगा, राष्ट्र में जितना पैसा होगा 1 करोड़ 2 करोड़ तो बहुत अधिक होगा। राष्ट्र की कुल जितनी पैसा है और उसमें कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, उसी को ही प्रति व्यक्ति कहते हैं। राष्ट्र में जितना पैसा है उतना में, अब देश की कुल जनसंख्या कितना है उतना में भाग देते हैं। जैसे हमको अभी समझ में नहीं आया, रट्टा नहीं मारना है। आपका देश, आपका पिताजी के जितना महीना मिला, आपका कुल मान लीजिए पिताजी का आपका मिलता है 15,000 रुपया महीना। आपका घर के जिस परिवार में आपका कितनी संख्या है, मान लीजिए 10 आपका पूरा परिवार की संख्या है, तो इससे भाग देना है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो बच गया कितना हम लोगों के पास 1500 रुपया। तो समझिए एक आदमी 1500 रुपया कमाता है और 2 आदमी 3000, 3 आदमी 4500। तब समझ में आ गया प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है। तो अपनी प्रति व्यक्ति आय कमेंट में अवश्य बताइएगा, आपकी घर की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अपनी पिताजी के सैलरी देखिएगा कितनी है और आपकी कुल घर की जनसंख्या कितनी है, उससे भाग दे देंगे। जो शेष बचेगा उससे ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो अब बताइए, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, भगवान जी के पेज पर कहीं पर नोट कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन इस साल आने के लिए रेडी है। ये सभी लघु उत्तरीय में आएगा, ये लघु उत्तरीय में आएगा। हो सकता है तो ये दीर्घ में आ जाएगा, दे देगा संक्षिप्त में वर्णन करे। तो जब संक्षिप्त में वर्णन करे तो हम बताए हैं दीर्घ में आएगा, तो इस तरह 1 देना है 2 देना है। अभी वो क्वेश्चन हम लाने वाले हैं जो दीर्घ के लिए तैयारी है। तो अब मिलते हैं हम लोग 15 और 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग आ चुके हैं 15, 16, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 सभी का सभी इम्पोर्टेंट। अब जितना क्वेश्चन आने वाला है सभी इम्पोर्टेंट। मैं इस वीडियो का पूरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, तो आप लोग 15, 16, 17 ध्यान से देखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये परीक्षा में आने के लिए तैयार है। ये आएगा 5 नंबर, ये आएगा 2 नंबर, ये 5 चाहे 4 नंबर के लिए रेडी है। आप लोग हो जाइए तैयार। 5 नंबर के लिए ये पहले का क्वेश्चन रेडी है, डंके के चोट पर 4 से 5 नंबर आप लोगों को देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्या का लिखे। बिहार में जो नहर है ना बाबू लोग, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है, इस समस्या को लिखना है। तो आइए इसे हम लोग लिखते हैं। बिहार के नहरों के समस्या को हम लोग लिखते हैं। 1 नंबर में देखिए, इस तरह आप लोगों को लिखने बताएं, बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्या निम्न है। बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्या निम्न है। 1 नंबर में देखिए, नहरों के विकास करने के लिए पूंजी का अभाव। नहरों के विकास करने के लिए पूंजी का अभाव। नहर के जो विकास हो रहा है, राज्य के पास इतना पैसा नहीं है तो नहर का विकास माने कचड़ा साफ सफाई कर सके। जो कचड़ा जहाँ पर माटी गिर गया है इसे साफ सफाई कर सके। नहरों के विकास से पूंजी के अभाव और बारहमासी नदी की अभाव। बिहार में 12मासी पानी आने जाने वाली नदी की अभाव है। क्यों अभाव? 12मासी नदी क्या होती है? जिसके पास पानी आती जाती रहती है 12 महीना। अब कहिए उससे क्या मतलब, क्योंकि उसमें कचरा डालिएगा न तो एक स्थान से दूसरे स्थान दही कर चल जाएगा, तो कहाँ से कचरा लगेगा? जब कचरा नहीं लगेगा तो जाम नहीं लगेगा। हो गया। बिहार के जनता की समझ की कमी। बिहार के जो लोग हैं न उसके पास जनता की कमी है, समझ। नहरों में ले जाकर काड़ा कुचड़ा डाल देते हैं। तो यही था बिहार के समस्या। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आ गए हैं, हम लोग बढ़ते हैं
16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। 16 नंबर भी इम्पोर्टेंट, जितना क्या क्वेश्चन है ना बाबू लोग इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी तक ने हमने नहीं किया है लाइक कर ना सब्सक्राइब कर। बहुत मेहनत हुआ है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हो रहा है। तो आप लोग हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत हमने इस वीडियो को बनाने में किया है। अब देखिए, आइए देखते हैं 16 नंबर। संसाधन के परिभाषा लिखे। किसका लिखते हैं बाबू लोग? संसाधन किसे कहते हैं भाई? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन के लिखते हैं। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं प्रकाश ऑनलाइन क्लास से। तो ये ऐसा चैनल है जो आपको रट्टा मारने का बिल्कुल नहीं कहता है, डायरेक्ट समझाता है, डायरेक्ट समझाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं संसाधन किसे कहते हैं। वैसी वस्तु है जो मानव के लिए उपयोगित है, वैसी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगित है उसे ही संसाधन कहते हैं। वैसी वस्तु, अभी तक समझ में नहीं आया क्या कह दिए? वैसन वस्तु जो मानव के लिए काम आ जाए, वैसन वस्तु जो मानव के काम आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। अब बताइए, ये मार्कर हमारे लिए काम में नहीं है तो ये क्या हो गया? संसाधन। ये माइक हमारे लिए उपयोगी है, ये भी हो गया संसाधन। मोबाइल, ये अब मोबाइल से वीडियो बन रहा है, ये हमारे लिए उपयोगी है, तो ये भी हो गया संसाधन। आप जिस कॉपी पर लिख रहे हैं, लिखल का बाद में काम करेगा तो आपके लिए उपयोगी हो गया, तो ये हो गया संसाधन। कलम, कलम से लिखते हैं तो ये हो गया संसाधन। ऐसे ही बैलगाड़ी। अब देखिए, कुछ प्राकृतिक संसाधन कहते होते हैं, कुछ मानव निर्मित संसाधन होते हैं। हम नहीं लिखे क्योंकि जगह के यहाँ पर अभाव है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। एक मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित। एक होता है मानव निर्मित संसाधन, एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो भगवान ईश्वर द्वारा बनाकर भेजा जाए उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देखिए, मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव बनाता है, जैसे गाड़ी, घोड़ा ना, घोड़ा ना, घोड़ा प्राकृतिक संसाधन हो गया, क्योंकि भगवान ने बना कर भेजे है, मानव तो नहीं ना घोड़ा बनाया है, तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव ने बनाया है उसे ही मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो बुझा गया वैसे संसाधन के परिभाषा। आप लोगों को इतना आसान भाषा में कोई नहीं पढ़ाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो अब बताइए, 16 हो गया क्लियर? 16 क्लियर। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत आवश्यकतामंद है, परीक्षा के लिए बहुत आवश्यकतामंद है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? हमारा दिल कह रहा है नो इस साल परीक्षा में आएगा, तो इसे आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। चिल्लाते चिल्लाते एनर्जी कम हो गया, लेकिन आप लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो एनर्जी भर जाएगा। तो एनर्जी भर जाएगा तो मैथ के लिए वीडियो ऐसे ही लाएंगे दमादार, यदि इस पर अच्छा खासा व्यू मिल गया तो। क्योंकि हमारा मोटिवेशन लाइक और सब्सक्राइब और आप लोगों की सपोर्ट है। तो आइए हम देखते हैं बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। कर्ज चुकाने के लिए वेतन के बिना मालिक के जमीन पर काम करना, उसे ही बंधुआ मजदूर कहते हैं। देखिए बाबू लोग, जो बिना वेतन मिले एक भी रुपया नहीं मिलेगा, और जो आप कर्जा लिए हैं भरपाई करना है बिना वेतन के साथ मालिक के जमीन पर काम कर कर। अभी देखिए, जैसे उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख रुपया ले लिया, 1 लाख चाहे
10 लाख रुपया ले लिए हैं कर्जा, कर्जा लेकर वो कर्जा चुका नहीं रहे हैं, तो जिससे कर्जा लिए हैं तो उसके घर तो आप जाएंगे नो, उसके घर पर आप लोग जाएंगे नो, चलो भाई हमसे आप काम करवा लीजिए, हम क्या करते हैं आपका कर्जा चुका देंगे धीमे धीमे कह के, तो आपके साथ काम करवाएगा, काम करवाएगा, आपको वेतन 1 रुपया नहीं देगा, तो ये तो गलत बात हो गया। आपको वेतन नहीं मिलेगा तो आपका पूरा घर कैसे चलेगा। जैसे आपको कुछ पैसा भी देना चाहिए लेकिन उसमें 1 भी रुपया नहीं देगा। आज भोर में बुलाएगा शाम में खदेड़ देगा, भोर में बुलाएगा शाम में खदेड़ देगा, तो आप कमाइएगा कहाँ से भाई। तो इसीलिए बंधुआ मजदूर में आदमी लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए आपके साथ ये कोई का है। देखिए एक हम लोग एक घटना बता रहे हैं, सही घटना है। एक हम लोगों के साथ फंड आया, तो हाँ इसे ले लो, 4 साल में 4 लाख कितना दो रुपया दे रहा था, इसे ले लीजिए, आप पढ़ाई कर सकिए। तो हम भी खुश हुए, पढ़ाई चलो भाई हम भी लेके कार्य पढ़ाई करेंगे। लेकिन पूरी बात जब इसके बारे में हम जाने नू तो हम घबरा गए। कहता है यदि पढ़ाई कर लेते हैं नौकरी लगेगा, तो आपके साथ मान लीजिए 30,000 का नौकरी लगा तो आपका 10-10 हज़ार कटा जाएगा महीने, तो अपना 4 लाख चुका लेगा, 10-10 हज़ार काट के, अब 20,000 आपका खाता नंबर में चल जाएगा। तो ये तो एक लेखा ले ठीक है, 20,000 नौकरी लगने के बाद 10,000 दे दीजिए, 20,000 आप लाख चलिए। लेकिन आप 4 लाख कर्जा ले लिए हैं और नौकरी नहीं लगा, तो अपने कंपनी में रखेगा, कंपनी में और काम कराएगा। आपका 10,000 वेतन मिला, 10,000 वेतन मिला, तो उसमें से क्या करेगा 5,000 निकाल लेगा। अपनी 4 लाख कैसे हूँ चुकाएगा नू, तो अपनी 4 लाख निकाल लेगा, 5,000 निकाल लेगा, बचे आप लोग के 5,000। तो 5,000 से आप क्या करेगा, अपने घर का खर्ची चलाइएगा कि अपनी खर्ची चलाइएगा। इस तरह लोग फंस जाते हैं। तो आप कहिएगा उनका क्या फायदा होगा कि अपनी 4 लाख, तो 4 लाख आपके पास नहीं आएगा, 3 लाख अतने पैसा आएगा, 1 लाख अपनी गोल मटोल कर लेते हैं और आपसे ज़्यादा काम करवा कर भी कमाते हैं। तो यही था बंधुआ मजदूर। तो अब बताइए 15, 16, 17 ये सभी का सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे कहीं पर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं 20, 17, 18, 19 और क्वेश्चन की ओर। हाँ तो चलिए अब बढ़ते हैं 18, 19, 20, 21, 22 सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वीडियो के आज यहीं तक अंत होता है, इस वीडियो का यहीं तक अंत होता है। एक और वीडियो आएगा इसी तरह का, क्योंकि वीडियो लंबा ये हो जाएगा तो आप लोगों को बाप रे बाप जी 2 घंटा क्लास कौन देखेगा। तो 1 घंटा के कह के हम 2 क्लास लाएंगे। तो इस वीडियो का यहीं तक अंत। 22 क्वेश्चन वहाँ से करेंगे, 23, 24, 25 शुरू करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में मिलाइएगा इस क्वेश्चन से, आया है कि नहीं, लड़ा है कि नहीं। पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हमने हट गए, हो गया स्क्रीनशॉट हो गया। तो आइए अब समझाते हैं ये क्या कहलाता है साफ देसी भाषा में। अब पूरी ध्यान से 5-6 मिनट है, पूरी ध्यान से समझ लीजिए। आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, व्हाट इज आपदा। आइए इसे समझते हैं आपदा क्या है। प्राकृतिक एक ऐसा घटना है जो प्राकृतिक एक ऐसा घटना है जो एकाएक घट जाता है। जो क्या होता है बाबू लोग, एकाएक घट जाता है। प्राकृतिक एक ऐसा घटना है, मान लीजिए अभी वीडियो बना रहे हैं, अभी हमें मालूम है आ गया भूकंप, तो लो मैं वीडियो में चल जाएगा होगा में। तो प्राकृतिक एक ऐसा घटना है जो किसी का मालूम नहीं चलता है कब क्या होने वाला है, जिसके मानव को जानकारी भी नहीं हो पाता है।
ऐसे ही घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। घट जाता है, मान लीजिए अभी हम वीडियो, प्राकृतिक एक ऐसा घटना है जो मानव को पता भी नहीं चलता है और घट जाता है, और घटने के बाद जो बचता है वो ऐसी प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अभी वीडियो चल रहा है, अभी मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं, क्या हुआ, एक पे एक भूकंप आ गया, तो भूकंप आ गया तब क्या होगा, हमें मालूम हो ये भूकंप आने वाला है, तो इसी को ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा 19 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, अब हम जितना कहते हैं ये सभी चारों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कहीं पर। लैंगिक असमानता क्या है, सभी वीडियो इम्पोर्टेंट है, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटा तक बोलना कोई आम बात नहीं है, डांड हुई पूरा धुस न धुस हो गया है। तो ये समझते हैं प्राकृतिक आपदा क्या है। लिंग के आधार पर समाज में पुरुष एवं महिलाओं के बीच अंतर पाया जाता है, उसी को ही लैंगिक असमानता कहते हैं। लिंग के आधार पर समाज में जो भेदभाव किया गया है नो, उसे ही लैंगिक असमानता कहते हैं। लिंग के आधार पर बांटा गया है, ये लड़की है, ये पुरुष है, ये महिला है, इसी बीच को ही लैंगिक असमानता कहते हैं। लिंग के आधार पर किया गया भेदभाव को ही लैंगिक असमानता कहते हैं। तो ये हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर, गुप्त मतदाता पत्र क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त मतदाता पत्र क्या है, ध्यान से समझिए, बारीकी से टकटकी लगाकर हम वीडियो देखिए। मतदाता की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को यह पता नहीं चले कि मतदाता ने किसे मत दिया है। देखो, मतदाता की ऐसी प्रक्रिया, ये मालूम न चले किसने मत दिया है। देखिए, जैसे सिंपल उदाहरण के साथ देखिए, ये 3 लोग हैं, एक वोट देने वाला है, इसे तीनों ने एक इनके घर आए, भैया अब के लिए वोट हमें दीजिएगा, और तीनों से 1,000 रुपया ले लिए हैं, तीनों से 1,000 रुपया ले लिए, कहे अब क्या तुम्हें वोट देंगे, तुम्हें ही वोट देंगे, और तीनों से 1,000 रुपया लेकर अब वोट देने के लिए गए, अब वोट दे दिए इस भाई में, इसमें दोनों में नहीं दिए, तो इसको क्या पता चला मत ने वोट ने किसे वोट किसे दिया गया है, वो जो दिया है उसे ही पता चलेगा। तो ऐसे ही मतदाता की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी को पता नहीं चले मत ने किसे दिया है, ना तो इस दोनों में क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। यही हो गया। अब आइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसे आइए हम बारीकी से समझते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों एक ही प्रकार में हो उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या क्या बाबू लोग, पूंजीवाद और मिश्रितवाद दोनों एक ही में हो उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो 1 नंबर में आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, 1 नंबर में आएगा, पूछेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश को कहा जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत को कहा जाता है। तो ये हो गया आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बचत क्या है, बचत क्या है। अगला वीडियो ऐसे ही मिलेगा, लास्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय, खत्म हो जाएगा। तो बचत क्या है, आइए समझते हैं। आय का वह भाग जिसमें उपयोग नहीं किया जाता है उसे ही बचत कहते हैं। मान लीजिए बचत किसे कहते हैं, 10 रुपए के 2 ठो नींबू लिए, अब 12 रुपया में बेच दिए, 12 रुपया में क्या किया बाबू लोग, बेच दिए, तो आपका 10 रुपया तो पूंजी हो गया और 2 रुपया बचत हुआ। तो फिर आप 10 रुपया के नींबू किन लेंगे और 2 रुपया अपने पास धर लेंगे, तो जो धरे हैं पैसा उसी को ही बचत कहते हैं। ये 2 रुपया बच गई,
अच्छा मान लो 10 रुपया के ले लो कोनो चीज किन ले लो बेच दे लो 12 रुपया में, पर या 2 रुपया फायदा हो गया, तो वहीं को ही बचत कहते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे हम आप लोगों के साथ उस वीडियो के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसी तरह, उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। मिलेंगे उस वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।